हिस्सा हम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया कमर, हाँ, उसका कुछ हिस्सा हम ऑलरेडी जिस तरह लॉजिक डिजाइन के एंड पे जो हमने सिंगल साइकिल प्रोसेसर बनाया था ना, तकरीबन उस किस्म का आगे टॉपिक आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको देखेंगे डिफरेंट एंगल से, लेकिन होगा तो वही चीज। ठीक, उसके बाद मेरा इरादा ये है दो काम करने का। एक ये है कि जो हमारे बोर्ड्स हैं वो इस पे जिंक प्रोसेसर लगा हुआ है, तो हम थोड़ा सा एफपीजे स्पेसिफिक चीजें देखें। ठीक है कि एफपीजे के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं, और फिर जिंक स्पेसिफिक चीजें देखें कि जिंक में आप जिस तरह लैब में आपने AXI बस और ये थोड़ा बहुत यूज किया होगा, लेकिन आपने बिल्कुल तो उसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएं कि वो क्या है। हो सकता है कि वो जो आपने लैब में किया है वही चीज रिपीट हो रही हो किसी हद तक, लेकिन वो कुछ कवर करूं। और उसके बाद में आखिरी जो 3-4 वीक्स है ना, उसमें मैं चाहता हूं कि हम कोई डिजाइन एग्जांपल लेकर के चलें। ठीक है, जो चीज पढ़ ली है ना सब कुछ, उसको अप्लाई करें किसी जगह पर। ठीक है, बजाय ये कि नया टॉपिक करने के, मतलब आपने थ्योरी में तो पढ़ लिया कि यार फोल्डिंग ये होती है, अनफोल्डिंग ये होती है, तो लेट्स टेक अ रियल लाइफ डिजाइन। कोई मे बी ट्रांसमीटर बनाना है या रिसीवर बनाना है या कोई इस तरह की चीज, तो उसके लिए क्या आर्किटेक्चर बनेगा। ठीक है, सो प्रोबेबली हमारे टॉपिक्स अब कम ही है आगे। ठीक है, नए टॉपिक्स कम है, लेकिन डिजाइन एग्जांपल्स की तरफ फिर फोकस होगा। ठीक है, तो ये चारों। ओके, सो लास्ट टाइम हमने स्टेट मशीन्स पढ़ी थी। ठीक है, और उनका वेरिलॉग कोड लिखना, जो कि आपके मिड में इंक्लूडेड नहीं था, बट आपको इट वाज काइंड ऑफ जो आपने लॉजिक डिजाइन में भी पढ़ा हुआ था, वही एक दफा दोबारा हमने पढ़ लिया। स्टेट मशीन्स कैसे बनाई जाती हैं और उनको वेरिलॉग में कोड कैसे किया जाता है। इधर मार्कर होपफुली कोई अच्छे पढ़े हो, ये तो गुजारा है। ओके, ये वाला ठीक है। तो अगर मैं उसको क्विकली रिकैप करूं, सो मे बी स्क्रीन को ब्लैंक करके, तो हमने कहा था कि हम जनरली एक स्टार्टिंग स्टेट रखते हैं जिसको डबल सर्कल से शो करते हैं, और देन हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करना हो तो हम एरो से जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरी से तीसरी पे जाना हो एरो पे चले गए। 0 के केस में 1 पे जाना है, 1 के केस पे दूसरे पे जाना है लेट से, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि 0 है तो ये आउटपुट है, लेट से 1 है तो ये आउटपुट है। यहाँ पर आप आउटपुट्स अपने लिख देते हैं कि आउटपुट आपने 1 करनी है, 0 करनी है, और इस तरह करके हमने स्टेट डायग्राम बनाई। फिर हमने कहा कि स्टेट और इसमें सारे कॉम्बिनेशन हम कवर कर रहे होते हैं बेसिकली, कि किसी भी इनपुट पे इनपुट अगर 0 आए तब कहां पर जाना है, 1 आए तब कहां पर जाना है। ठीक है, और उसको हमने थोड़ा सा कहा था कि अगर हम डिफॉल्ट्स डिफाइन कर लें तो इधर हमें सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसका वेरिलॉग कोड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और उसमें हमने 2-3 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि मीली और मूर मशीन में क्या फर्क होता है, एक हमने 1 हॉट इनकोडिंग पढ़ी। ठीक है, याद है क्या होती है मिली और मूर में क्या फर्क होता है? ये तो उसका इफेक्ट है कि एक में स्टेट्स जनरली थोड़ी सी कम होती हैं, एक में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन फर्क एक्चुअल में क्या था? इस केस में आपकी आउटपुट्स, जो आपकी मीली मशीन होती है, उसमें आपकी आउटपुट्स फंक्शन ऑफ स्टेट एज वेल एज इनपुट होती है कि इस स्टेट से इधर जाना है तो आप इधर आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, अगर इधर आउटपुट लिखी हुई है इसका मतलब ये मीली मशीन है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं देख रहे कि स्टेट कौन सी है, आप ये देख रहे हैं कि इस स्टेट पे 0 इनपुट आई तो ये आउटपुट आएगी, अगर इस स्टेट पर 1 आई तो कुछ और आउटपुट आएगी। सो आपकी आउटपुट्स आर अ फंक्शन ऑफ कि क्या स्टेट चल रही है और क्या इनपुट आई है। सो अगर मैं इसको डिजाइन करूं तो मेरा एक रजिस्टर है जो स्टेट रजिस्टर है, आप सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, आप इसके अलावा इनपुट्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं, और उसकी बेस पे कोई लॉजिक बनेगी जिसकी बेस पे आप आउटपुट्स निकालेंगे। ठीक है, जबकि अगर मूर स्टेट मशीन हुई तो आउटपुट्स फिर इस एरो पे नहीं लिखी होंगी, फिर इधर आउटपुट लिखी होगी। ठीक है, लेट से मैं कहता हूं S0 है और आउटपुट जो है वो 1 है। ठीक है,
या बहुत सारी आउटपुट्स हैं तो हर एक को मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक। तो अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, फिर इधर नहीं होगी, इधर सिर्फ ये होगा कि अगर 0 आया तो स्टेट पे जाना है, 1 आया तो दूसरी स्टेट पे जाना है, ठीक है। तो आपकी आउटपुट्स, इसका मतलब है आप इस ट्रांजिशन पे नहीं डिपेंड कर रही, यानी इनपुट पे नहीं डिपेंड कर रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रही। तो ये इसका बेसिक फर्क था। और 1 हॉट एनकोडिंग क्या थी? भूल गया? वो आप लोगों ने ये तो नहीं रखा हुआ कि पेपर की तैयारी करनी है तो अगले 5 घंटे के लिए मुझे ये स्टफ याद रहना चाहिए, पिछले वाला जो है वो बाहर निकाल दो, ठीक है। उसके बाद 5 घंटे बाद दोबारा चिल माहौल जो है, फेसबुक पे क्या लिखा था लास्ट, फोटो पे क्या कमेंट आया। तो ओके, सो 1 हॉट एनकोडिंग क्या थी? लेट्स से कि 3 स्टेट्स की स्टेट मशीन थी, तो इसके लिए मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए स्टेट रजिस्टर के लिए? स्टेट 00 हो सकती है, 01 हो सकती है, 10 हो सकती है, सो 2 बिट्स काफी हैं। नॉर्मल एनकोडिंग करें तो हम स्टेट रजिस्टर के लिए 2 बिट्स रखते हैं। 1 हॉट एनकोडिंग हम इसको कहते हैं कि आप स्टेट्स इस तरह डिफाइन करें कि एक अलग बिट 1 हो रही हो। सो 1 हॉट एनकोडिंग में हम ये जितनी स्टेट्स है उतनी बिट्स रख लेते हैं। सो उससे फायदा क्या होता है? उससे ये कॉम्बिनेशनल क्लाउड थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। सो ये आप जाके दोबारा लेक्चर देखें अगर जिनको याद नहीं आ रहा, लेकिन बट उसका फायदा ये होता है कि आपकी कॉम्बिनेशनल क्लाउड थोड़ा छोटा हो जाता है। ओके, सो ये जस्ट अ क्विक रीकैप ऑफ ओके। सो आज जो हम करना चाह रहे हैं ना, वो इसी स्टेट डायग्राम को एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। उसको हम कहते हैं एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन, ठीक है। ASM उनको कहते हैं, ठीक है। सो इसमें आप क्या करते हो कि इसमें 3 चीजें यूज कर रहे होते हो, ठीक है। रेक्टेंगल, डायमंड और ओवल कह लो, ठीक है, 3 चीजें, ठीक। ये जो रेक्टेंगल आ रही होती है ना, ये कहलाता है, ये होती है आपकी स्टेट। जो हम सर्कल लगा रहे थे ना, वो आप बन जाएंगे रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है ना, ये जो आपका डायमंड है, ये आपका कहलाता है डिसीजन बॉक्स, ठीक है। सो अगर मैं पहले ये कह रहा था कि भाई 0 आया तो मैं इधर जाऊंगा, 1 आया तो मैं इधर जाऊंगा, ये वाला उतना अच्छा नहीं है। अब मैं उसके बजाय ये कह रहूंगा कि मैं कहूंगा कि अगर ये स्टेट है, क्योंकि अब ये सर्कल जो है इससे शो हो रहा है, और मैं कहूंगा कि भाई ये डिसीजन बॉक्स है कि अगर इनपुट 0 आई तो मैं इसी स्टेट में रहूंगा, अगर 1 आई तो मैं दूसरी स्टेट में चला जाऊंगा। सुबह समझ आ रही? उसी को लिखने का थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका। ये दोनों तरह की डायग्राम्स यूज होती हैं। बाज लोग एक तरह की प्रेफर करते हैं, बाज लोग दूसरी तरह की प्रेफर करते हैं, ठीक है। मैं वैसे पर्सनली दोनों में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता, लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में इसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव कहा गया है, ठीक है। सो बट आई थिंक कि मुझे दोनों ही ठीक लगती है, ठीक है, तो मुझे कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन ये वाली जो है, ये भी यूज होती है, वो भी यूज होती है, सो दोनों तरह की कर सकते। सो इसमें जो आउटपुट आपने शो करनी होती है ना, अगर मीली मशीन, अगर मूर मशीन है फिर तो आउटपुट इधर ही आ जाएंगी ना, जो भी आपकी करंट स्टेट थी। लेकिन अगर मीली है तो फिर हर, मतलब हम लिखते थे ना 1/0, 0/0 या कुछ तरह से आउटपुट बता रहे थे, तो उसके लिए आप फिर इधर एक ओवल बना के उसके आगे वो अगली स्टेट, और इसमें आप आउटपुट बताते हैं क्या। एक फायदा इसका ये है कि अब आपके पास जगह थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। आप इस ओवल को बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसके अंदर एक मल्टीपल आउटपुट्स आप बता सकते हैं कि भाई ये आउटपुट हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर ज्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इस स्टेट में क्या करना है, इस स्टेट में क्या करना है, क्या आउटपुट होनी है, क्या, ठीक है। तो ये वाली भी अक्सर यूज हो रही होती है, स्पेशली एल्गोरिदम से आप कई दफा इस किस्म के फ्लो चार्ट पे आते हैं, ठीक है। दोनों एक तरह के फ्लो चार्ट है ना, कि आप इस स्टेट से स्टेट पे जा रहे हैं। तो इस फ्लो चार्ट, ये इस टाइप का फ्लो चार्ट ज्यादा यूज होता है मूव, ठीक है। ओके, सो ये तो यही चीज होगी जो मैंने आपको बता दिया कि आउट स्टेट रेक्टेंगल में, अगर मूर मशीन थी तो इधर ही उसकी आउटपुट्स आ जाएंगी,
अगर मीली मशीन थी तो फिर इस किस्म के ब्लॉक में आउटपुट आएंगी, और कंडीशनल है ट्रू फॉल्स, बिट 0 ही तो एक तरफ चला जाए, बिट 1 हुई तो एक तरफ चला जाए, और ये ठीक है। सो ये एक और छोटी सी एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या कर रही है, ये 4 1s अगर सीरीज में है तो उनको डिटेक्ट कर रही है, ठीक है। लेट्स जस्ट डू इट फ्रॉम स्क्रैच में भी। लेट्स से कि मैंने एक सीक्वेंस रिकग्नाइजर बनाना था जो कि 4 कंसेक्टिव 1s को जब आ जाए तो 1 करे, अदरवाइज 1 ना करे। तो क्या करूंगा मैं अगर इस किस्म की स्टेट मशीन ना हो, एक जगह से शुरू हुआ, अगर 0 आया तो आगे जाना चाहिए या इधर ही रहना चाहिए? 0 आया तो मुझे इधर ही रहना चाहिए, ठीक है। मे बी ये वाली लाइट थोड़ी देर ऑन कर लें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 0 आया तो मुझे आउटपुट को 1 किए बगैर इधर ही रहना चाहिए। अगर 1 आया तो 1 आया, आउटपुट क्या होनी चाहिए? आउटपुट कब 1 होगी? जब चारों 1 हो जाएंगे, ठीक है। सो ये स्टेट बता रही है कि एक 1 आ गया, ठीक है। अगर 0 आया तो क्या करूं? 4 कंसेक्टिव 1, ठीक है। एक मिनट, ये 4 कंसेक्टिव 1 थी या 4 1 थी, ये देख लेता हूं। ये तो 4 1 वाली है, ठीक है। सो हम लेट से कहते हैं कि 4 कंसेक्टिव, क्योंकि हम उसी एग्जांपल को अगर लेकर के चलें, सो हम कंसेक्टिव में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके इनपुट पे अगर 4 1s आ गए, चाहे वो बहुत सारी देर बाद आए, तो अब अगर 0 आया तो मुझे किधर जाना चाहिए? इधर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक 1 तो आ चुका है, और ठीक है। और अगर एक और 1 आया, आगे चले गए, और 0 आया तो वहीं रहे। तो सिंपल सी है, ठीक है। 1 1 आगे भी इसी तरह चल जाएगा, 0 हुआ तो यहीं पे, और अगर चौथा 1 आया तो वापस आ जाए, लेकिन इस केस में आउटपुट को 1 कर, ठीक है। इसी चीज की अगर मैं दूसरी स्टेट मशीन बनाना चाहूँ, थोड़ा सा उस पर भी देख लो कि आ रहा है कि नहीं। कैमरे में तुम आज अपनी नए कैमरामैन जो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं पेपर के बाद है। ओके, सो तुम्हारे ना क्लास जब सारी खत्म हो जाएगी तो तुम्हें सामने लाकर एक तुम्हारी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे, ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस को तुम्हारा पता चल सके कि ये हमारे नए कैमरामैन। ओके, बेशक वो जो तुम मेरी कॉपी सुन कर रहे थे ना, वो करके दिखा देना। इसका जो बड़ा भाई है ना, वो शाहरुख खान की बहुत जबरदस्त कॉपी करता है। एक आध मैंने यूट्यूब पे भी अपलोडेड थी शायद इसकी वीडियो ना, बड़ी बिल्कुल ही वैसे। तो टैलेंट है इसमें, ये गलत फील्ड में आ गए। तो ओके, सो इसकी अगर एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन बनानी होती तो क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेट, ठीक है, ये वाली स्टेट आपकी आ गई। आप क्या करो? डिसीजन बॉक्स, अगर 0 आता है तो वापस 1 आता है तो नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। फिर 0 आता है तो वापस 1 आता है तो नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। फिर डिसीजन बॉक्स, ठीक है, 0 आता है तो इधर, 1 आता है तो इधर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और लेट से कि मैं इसको डिसीजन बॉक्स इधर बना देता हूँ क्योंकि नीचे जगह कम रह गई है। और 0 आता है तो वापस, और 1 आता है तो इधर, ठीक। क्या रह गया? आउटपुट। इधर आपकी आउटपुट आपने 1 कर ली, ठीक है। ये वो मैंने साइड एंगल करने की कोशिश की है, ये मेरी ड्राइंग अच्छी वो नहीं। सो मतलब सेम चीज को उसमें भी किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है, ठीक है। सो अब हम वापस स्लाइड पे आ जाते हैं। अब आपको स्लाइड समझ आ जानी चाहिए। ओके, सो
सो ठीक हो गया, ये आपको स्लाइड नजर आ रही है। ये वही वाली स्टेट डायग्राम है जो कि हमने अभी बनाई थी, और ये अब दोनों बनी हुई हैं, ठीक है, कि जो आपकी अच्छा सॉरी मैंने हर एक पे आउटपुट नहीं बताई, लेकिन आप हर एक पे, क्योंकि मूर स्टेट मशीन मीली स्टेट मशीन है, तो हर एक पे आप आउटपुट बताओगे कि जीरो भी है, ठीक है। मैंने डिफॉल्ट नहीं बताया हुआ था कि जीरो है, ठीक है, या आप साइड पे लिख दो कि डिफॉल्ट जीरो है, फिर आप किसी एक पे बता दो, ठीक है, ये चीज है। तो वही बिल्कुल 1 2 3 4 आपकी स्टेट्स बनी और कम हो गया, ठीक है। सो अगर आप मीली मशीन बनाए, ठीक है, मीली मशीन में क्या करेंगे आप, मीली मशीन में आप सॉरी मीली तो पहले बनाई थी, मूर मशीन बनाए तो आपकी आउटपुट्स जो है वो स्टेट के ऊपर लिखी जाएंगी, ठीक है। सो इधर अभी जूम इन तो नहीं होगा, हो जाएगा होपफुली, ओके। सो अगर आप अभी पढ़ा जा रहा है ये, अगर आप मूर मशीन बना रहे होते तो तब आपको वो ओवल हर जगह पे डालने की जरूरत नहीं थी, तब आपकी स्टेट पे डिपेंड करना था कि आपकी स्टेट जो चल रही है उस पे आउटपुट क्या होगी। सो इस केस में आपने क्या किया, आपने कहा कि अगर इनपुट 0 आई है तो आप इधर ही रहे, 1 आई है तो नेक्स्ट स्टेट पे चले जाए, ठीक है। अगर इसके बाद आपकी इनपुट 0 आई है तो आप इधर ही रहे, 1 आई है तो नेक्स्ट स्टेट पे चले जाए, 0 आई है तो इधर ही रहे, 1 आई है तो नेक्स्ट पे चले जाए, 0 आई है तो इधर ही रहे, 1 आई है तो नेक्स्ट पे चले जाए। लेकिन अगर आपने इसमें आपकी ये चौथी नहीं 5वीं स्टेट है, बिकॉज मूव स्टेट मशीन में आपको आउटपुट के लिए अलग से स्टेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के अलावा आउटपुट नहीं होता, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली। तो ये हमने 5वीं स्टेट बनाई, यानी कि आपके पास चौथा 1 अगर आ गया तो आप इस स्टेट में गए और उस स्टेट से आपने आउटपुट कर दिया, ठीक। अच्छा, और अब अगर आपकी आउटपुट आ चुकी, क्या हो रहा भाई, एक मिनट, ओके, होपफुली अब ये स्टे करे, ठीक है। सो अब मेरी ये 5वीं स्टेट में मैंने आउटपुट 1 कर दी। अब इसके बाद अगर 0 आया तो मैं क्या करूंगा, मेरी स्टेट मशीन तो नहीं खत्म हुई ना। अगर 0 आया तो मैं वापस 0 नंबर वाली स्टेट पे चला जाऊंगा, और अगर 1 आया तो इधर से तो नहीं है हो रहा कुछ, रेजोल्यूशन ज्यादा है, पहले तो नहीं कभी इसने कहा कि ऐसा, हाँ जूम से वैसे कोई ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अच्छा एनीवे, सो यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये आखिरी स्टेट है 5वीं स्टेट, यानी कि 4 1 आ चुके हैं, 4 1 आ गए और आपने आउटपुट भी 1 कर दिया। अब इसके बाद भी 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो अगर 0 आए तो कहां जाए, सबसे पहली वाली स्टेट पे, और अगर 1 आए तो फिर दूसरी पे चले जाए, क्योंकि अगली दफा का पहला 1 आ गया, तो आप हर 4 के बाद 1 आउटपुट करना चाह रहे हैं ना। तो आपके पास अगर एक 1 आ गया है तो इसका मतलब है कि आप इससे पहली वाली स्टेट, तो ये वाला डिसीजन बॉक्स जो है इसमें आप अगर देखें तो ये आपको अब क्लियर होना चाहिए कि अगर 1 आया तो आप दूसरी स्टेट पे चले गए, 0 आया तो आप पहली स्टेट, ठीक है। तो ये मीली और मूर का डिफरेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वैसे क्योंकि नजर नहीं आ रहा, मैंने कहा चलो जूम इन करके देखें, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक केस में मूर के अंदर एक स्टेट एक्स्ट्रा ही है। हमने इससे पहले जो लास्ट क्लास में एग्जांपल की थी उसमें मूर के अंदर, क्योंकि हमने मल्टीपल आउटपुट्स 1 करनी थी, तो हर आउटपुट के लिए अलग-अलग स्टेट है। इसमें क्योंकि एक ही आउटपुट थी तो हर आउटपुट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेट चाहिए होगी। जी जी, इसके अंदर ओवल कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मूर के अंदर क्या होता है, आउटपुट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन स्टेट, तो स्टेट के ऊपर ही आपने आउटपुट लिख दी थी, ठीक है। तो नीली के अंदर ओवल्स होते हैं, ठीक है। सो चले FIFO वाली तो हम पहले ही कर चुके हैं एग्जांपल, इसको मैं नहीं लेके चलता। और ओके, सो हमारा एक्चुअली चैप्टर 9 तो ऑलमोस्ट पहले ही कवर्ड था, चैप्टर 10 है जो कि हमने शुरू करना, ठीक है।
तो चैप्टर 10 है माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन्स, ठीक है। सो होता क्या है कि ये जो हमने अभी स्टेट डायग्राम्स बनाई, ठीक है, हमने इससे पहले एक चीज डिस्कशन की थी कि हम डिजाइन को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, डाटा पाथ और कंट्रोलर, ठीक है। कि आप जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो जनरली किसी स्टेट मशीन से, कई दफा वो इतना सिंपल होता है कि एक काउंटर ही काफी होता है। काउंटर खुद भी बेसिकली क्या होता है, अगर मैं कहूँगा एक काउंटर है जो कि 0 से 3 तक जा रहा है, ठीक है। जिस तरह हमने फिल्टर को फोल्डिंग अनफोल्डिंग की थी, तो जब हमने उसको अनफोल्ड किया था तो उसको जब 4 साइकिल में हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे लट से, तो हमने उसका कंट्रोल सिग्नल क्या बना था, सिंपल एक काउंटर जो कि 0 से लेकर 3 तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं काउंटर को भी देखूं तो काउंटर क्या होता है, काउंटर इज बेसिकली अ स्टेट मशीन, जो कि पहली दफा 0-0 था, अगली दफा वो 0-1 हो गया, अगली दफा 1-0 हो गया, 1-1 हो गया, और फिर वापस विदाउट एनी इनपुट। ये बस हर साइकिल हर दफा एक एक आगे जा रहा है, ठीक है। सो अक्सर मतलब ये अब एक देखने का तरीका है कि हमने जब डिजाइन किया तो हमने उसको स्टेट मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इन्वेजन किया। हमने कहा कि यार हमें जो काम चाहिए वो ये है कि अच्छा इसको FIFO बना रहे थे तो हमने एक अप डाउन काउंटर बना लिया, ठीक है। बट अप डाउन काउंटर इज बेसिकली अ स्टेट मशीन एज वेल, ठीक है। सो हर दफा आप उसको एज अ स्टेट मशीन कंट्रोलर को इन्विजन नहीं करते। अगर आपको वैसे ही देख के नजर आ रहा है कि ये एक सिंपल से काउंटर से काम हो सकता है तो आप उधर बस काउंटर लगा देते, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स है इस काम के, तो फिर आप उसका कंट्रोलर जो है वो स्टेट मशीन के पास की तरह का बनाते हैं, ठीक है। जब चीजें उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, तो तब आपको ना ये स्टेट मशीन जो है ना, ये कह लो कि ये भी इसकी भी लिमिटेशन आ जाती है, कितनी स्टेट की स्टेट मशीन बनाएंगे, 100 स्टेट्स की, 200 स्टेट की, 26 स्टेट की, 25 स्टेट की, कितनी स्टेट्स की, ठीक है। सो अगर 8-10 स्टेट्स तक की हो तो हम अमूमन स्टेट मशीन से काम कर लेते हैं। अगर वो काफी ज्यादा बन रही होगी, जी पता चले कि 60 स्टेट मशीन की जो है ना, या 50 स्टेट्स की स्टेट मशीन बन रही है, तब आप उसको स्टेट मशीन के बजाय माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन जो है ना, वो क्या करने की कोशिश कर रही होती है, वो ये करने की कोशिश कर रही होती है कि ये जो आपकी लॉजिक है ना, जो कि FSM वाली थी, FSM स्टैंड्स फॉर फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। जो फाइनाइट स्टेट मशीन जो हम बना रहे थे, उसकी लॉजिक को एक प्रोग्राम मेमोरी से हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक मेमोरी बना दे जिससे जो आउटपुट निकलेगी वो सर्किट को कंट्रोल कर रही। बात समझ आ रही? Okay, so the control signals for all states are stored and read from a program memory instead of being generated by combinational logic. तो जो भी control signals, मतलब हमने सर्किट को इस तरह बताया था कि हमारा एक तरफ डेटा पाथ है, ठीक है, और ये एक तरफ हमारा कंट्रोलर है जिसके लिए हमने कहा था कि ये पपेटियर है और ये पपेट है और ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जो भी कंट्रोलर बेसिकली इसको कंट्रोल सिग्नल्स भेज रहा होगा, जो अक्सर किसी मार्क्स की सिलेक्ट लाइन होगी, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी रजिस्टर को इनेबल करना है नहीं करना, इस किस्म के सिग्नल्स होंगे, ठीक। तो ये इधर से कंट्रोलर सिलेक्ट कर रहा होता है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये कंट्रोलर अक्सर स्टेट मशीन होती है कोई ना कोई, ठीक है। और डाटा पाथ तो चलो एक फिक्स कोई भी एडर मल्टीप्लायर लगे हुए हैं जो किसी कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और उनके कंट्रोल सिग्नल आपके पास इस जगह से आ रहे हैं। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि यहां पर जो फाइनाइट स्टेट मशीन बनाई थी उसके बजाय एक प्रोग्राम मेमोरी लगा दें, ठीक है। तो यहां पर अब मेरे पास एक मेमोरी लग गई, ठीक है, और उसकी जो डाटा आउट है ना, ठीक है, एक मेमोरी को आप एक एड्रेस दे रहे होते हैं जिसकी बेस पे वो डाटा बाहर निकाल रहे हो, तो उसका जो डाटा आउट है ना, उससे ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स भी निकले और उसी से आपकी स्टेट भी, नेक्स्ट स्टेट भी आउटपुट पे आ रही है, ठीक है, कि अगले साइकिल में क्या स्टेट होगी, ठीक है। और इस स्टेट को प्लस इनपुट को आप मेमोरी का एड्रेस बना दें। ये स्कीम समझ आ रही है कि बजाय ये कि मैं एक स्टेट मशीन पूरी डिजाइन करूं, प्रोग्राम मेमोरी को आप समझो कि एक तरह का लुकअप टेबल है, एक ऐसा टेबल है
जिसको मैं एक एड्रेस, जिसमें आपने ना लिख दिया लोकेशन 0 पर कुछ लिख दिया, लोकेशन 1 पे कुछ लिख दिया, लोकेशन 2 पे कुछ लिख दिया, जो भी आपने लिखा हुआ ना, अगर मैं इधर एड्रेस 0 दूं तो ये आउटपुट पे आ जाता है, एड्रेस 1 दूं तो ये आउटपुट पे आ जाता है। सो काइंड ऑफ आप समझो कि ये ऑलरेडी आपका इस किस्म की कोई चीज बनी हुई है, ठीक है, कि जिसमें आपने ऑलरेडी डाटा लिखवाया हुआ है, आप एड्रेस देते हैं और वो वाला उस लोकेशन से डाटा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि बजाय स्टेट मशीन पूरी डिजाइन करने के, हम इधर से उठा लें कि नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल क्या होने हैं, नेक्स्ट स्टेट क्या होने, ठीक है। सो ये कोर आइडिया है बिहाइंड माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन, ठीक है। सो हम ये करना चाह रहे हैं कि आपकी करंट स्टेट और इनपुट, ठीक है, इसको हम बना दें एड्रेस, ठीक है। और अब क्योंकि ये एड्रेस है तो लेट्स से कि ये लेट्स से कि मेरी 2 बिट की स्टेट थी ये, ठीक है, और 2 इनपुट्स बाहर से आ रही थी, ठीक है। तो ये 4 बिट का एड्रेस हो गया, 4 बिट का एड्रेस है, इसका मतलब प्रोग्राम मेमोरी कितनी लोकेशन होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, 0 से 15 तक एड्रेस बन जाएंगे। अब हर लोकेशन पे मैं जो भी आउटपुट चाहूं, वो जो 0 पे मैं चाहता हूं कि अगर ये भी 0 0 आए और ये भी 0 0 आए, तो मैं जो भी आउटपुट चाहता था वो मैं इधर लिख दूं, ठीक है। और जो भी मैं उस केस में नेक्स्ट स्टेट चाहता था वो भी साथ लिख दूं, एक हिस्सा आउटपुट पे निकल जाएगा, एक हिस्सा नेक्स्ट स्टेट पे लिख देगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, फायदा क्या हुआ? फायदा उससे ये हुआ कि अब ये बिहेवियर प्रोग्रामेबल हो गया, प्रोग्रामेबल हो गया है कि मैं यहां पर जो लिखा हुआ है ये कभी चेंज कर सकता हूं। जब मैं चेंज करूंगा तो यही स्टेट मशीन कुछ और काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। सो ये इसका एक बड़ा फायदा हो गया। अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि इस प्रोग्रामेबल बिहेवियर के और क्या क्या फायदे, मतलब बेसिकली यही प्रोग्रामेबल बिहेवियर जो है ना, ये फर्दर एक्सटेंड होता होता एक प्रोसेसर बन जाता है, ठीक है। और जब वो प्रोसेसर बन जाता है तो आप जो आप सॉफ्टवेयर में कोड लिख रहे होते हैं वो एक्चुअली एक बड़ी सी स्टेट मशीन होता है, ठीक है। लेकिन जब आपने एक प्रोसेसर बना लिया तो अब आप उसके ऊपर कोई भी स्टेट मशीन चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको देखने का एक और एंगल है जिससे हम देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर तो मिली मशीन है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट एंड करंट स्टेट, और अगर आउटपुट भी इस पर डिपेंड कर रही है। मूर मशीन है तो आउटपुट्स आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन, तो मूर मशीन में फिर ये यहां से निकालने के बजाय आप करंट स्टेट की बेस पे, करंट स्टेट की बेस पे भी एक मेमोरी लगा सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो 0 हो तो क्या आउटपुट आएगी, 1 हो तो क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। ओके, सो ये एक छोटा सा डिजाइन है कि लेट से आपकी 2 बिट की इनपुट थी, 4 बिट की करंट स्टेट थी, तो स्टेट आपकी 4 बिट्स की थी, 2 बिट की इनपुट थी, तो मिलाकर आपके पास 6 बिट बन गई। 6 बिट का आपने एड्रेस दिया, और लेट से कि आपका जो आपको कंट्रोल सिग्नल चाहिए थे, जो कंट्रोलर ने आउटपुट करने थे, वो 5 बिट के थे। तो इसकी हर लोकेशन कितने बिट की होनी चाहिए, वो 5 बिट तो यहां से आएंगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी बताना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो 4 बिट यहां से आ जाएंगी, ठीक है। सो 5 + 4 इसका मतलब है हर एक 9 बिट की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपकी जो भी इनपुट आएगी और करंट स्टेट होगी वो मिला देगी कि 0 0 पे जाओ, उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट बाहर आ जाए, ठीक है। ओके, सो इसकी एक मिसाल कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल की कि हम 4 1s डिटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है, तो ये वही वाली स्टेट डायग्राम बनी हुई, ठीक है। ये शायद पढ़ी सही तरह नहीं जा रही, लेकिन बट क्योंकि हमने अभी अभी बनाई थी तो आपको पता है कि अच्छा 0 आ रहा है तो हम वापस जा रहे हैं, 1 आ रहा है तो आगे जा रहे हैं, 0 आ रहा है तो वापस जा रहे हैं, 1 आ रहा है तो आगे जा रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। एक तरीका यह है कि मैं इसी का RTL लिख लूं, वेरिलॉग कोड लिख लूं और उसको सिंथेसाइज कर दूं, तो ये चलेगा, तो मसला नहीं है। लेकिन लेट्स से कि मुझे लगता है कि यार कल को मैं इसको चेंज भी करना चाहता हूं और इसी हार्डवेयर से कोई और काम भी करना चाहता हूं, तो मैं उसको माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन बना सकता हूं। सो माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन बनाऊंगा तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि मेरी स्टेट कितने बिट की होनी चाहिए। इससे पता चल रहा है कितने बिट की स्टेट होनी चाहिए, करंट स्टेट की कितनी बिट्स होनी चाहिए, 2 बिट की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 और 4 स्टेट्स बन गई हैं। तो ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1
2 बिट के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब है एक स्टेट रजिस्टर मेरे पास 2 बिट के लिए काफी है, ठीक है। अच्छा, करंट स्टेट और इनपुट की बेस पे मैं इनको जोड़ के एड्रेस बनाऊंगा, ठीक है। करंट स्टेट और इनपुट मिलके एड्रेस बनेगी। ये जो लिखा हुआ ना, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये हम क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन कवर करना चाह रहे हैं तो यहां पर एक दफा हमने कॉम्बिनेशन लिख दी, ठीक है। तो असल में करंट स्टेट और इनपुट को मिलाएं तो वो 000 से लेकर, तो इनपुट 1 बिट की है, 4 1s डिटेक्ट करने थे ना, तो 1 बिट पे या 1 आ रहा था या 0 आ रहा था, ठीक है। तो आपकी जो इनपुट है वो 1 बिट है, 2 बिट की आपके पास स्टेट है। इन दोनों को जोड़ के इसको भूल जाए, ये लेट्स अज्यूम कि यहां पर नहीं है, ये आपकी इनपुट आ गई प्रोग्राम मेमोरी को और प्रोग्राम मेमोरी ने आउटपुट देनी है, ठीक है। ये इधर एज अ रेफरेंस बनाया हुआ है जस्ट कि अगर, क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी की पहली जगह पर मैंने क्या आउटपुट देनी थी, मैंने देनी थी कि अगर करंट स्टेट भी 0 है और इनपुट भी 0 आती है तो क्या करना है। तो हमने इसके पैरेलल में ये वाला एक टेबल बना दिया कि इस जगह पर इनपुट क्या चल रही है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप ये समझो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने जस्ट रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि 000 इस एड्रेस को रेफर कर रहा है, 001 इसको कर रहा है, 010 इसको कर रहा है, 011 इसको कर रहा है। तो ये आपके, क्योंकि 2 बिट की स्टेट थी, 1 बिट की इनपुट थी, तो कितनी बिट्स हो गई, 3 बिट है। तो इसका मतलब है कि मेमोरी कितनी की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 8, ठीक है, क्योंकि 2⁻³ होनी चाहिए कि इन 3 के कॉम्बिनेशन 000 से लेकर 111 तक आ सकते हैं। तो आपके पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन ये बन सकते हैं। तो आपने हर कॉम्बिनेशन पे बताना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो लेट्स से कि आपके पास इनपुट आई 0 करंट स्टेट आई 0 और इनपुट आई 0, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए थी, आप इधर से शुरू हुए थे, अगर इनपुट भी करंट स्टेट 0 थी, इनपुट भी 0 आई, तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 होनी चाहिए थी और आउटपुट भी 0। अच्छा, आउटपुट 1 कब होनी थी, क्योंकि आउटपुट एक केस में सिर्फ 1 हो रही है। वो कौन सा था कि जब आपकी आखिरी स्टेट के ऊपर 1 आ जाए, ठीक है। जब आपकी 1 स्टेट हो और उस पर इनपुट भी 1 आ जाए, तो आपने सिर्फ इस केस में आउटपुट को 1 किया, तो आउटपुट को तो सिंपल है 0 कर दिया, बाकी सारे केसेस में। नेक्स्ट स्टेट आपने डिटरमिन करनी है। नेक्स्ट स्टेट कब चेंज हो रही थी, अगर 0 पर 1 आ जाता, या 01 पर 1 आ जाता, या 10 पर 1 आ जाता, या 11 के ऊपर 1 आ जाता, वो यही 4 केसेस थे। 0 आता था तो आप उसी स्टेट में रहते थे। तो आपने क्या किया, आपने कहा 0 पर अगर 0 आता तो उसी में रहूंगा, 0 पर 1 आता है तो 01 पे चला जाऊं, 01 पे अगर 0 आता है तो इसी पे रहूंगा 01 पर ही, 01 पे अगर 1 आता है तो 10 पे चला जाऊंगा, ठीक है। 10 पे अगर 0 आता है तो इसी पे रहूंगा, 10 पर अगर 1 आता है तो 11 पे चला जाऊंगा, 11 पे अगर 0 आता है तो इसी पे रहूंगा, 11 पे अगर 1 आता है तो मैं वापस 0 नंबर वाले स्टेट, ठीक है। अब अगर मैंने ये काम कर लिया, इसको भूल जाए, ठीक है। ये हमने सिर्फ इनपुट और करंट स्टेट को जोड़ा हुआ है, सिर्फ समझे, ठीक है। 2 बिट्स बना के 3 बिट बना ली हुई है और ये प्रोग्राम मेमोरी छोटी सी लगा दी है। तो अब ये वाली जो लॉजिक है ना, ये मुझे करंट स्टेट भी बता रही है और आउटपुट भी बता रही है, कब मैंने आउटपुट 1 करनी है और नेक्स्ट स्टेट कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो बजाय कि मैं इसका हार्डवेयर डिजाइन करता, ये एक उसका अल्टरनेट वे है कि माइक्रो प्रोग्राम हमने स्टडी किया, ओके। सो मेन आइडिया समझ आ गया माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन का, अच्छा, ओके। इसी तरह ये अगले एग्जांपल में आपकी मूर स्टेट मशीन बनी हुई है, उसी की मूर स्टेट मशीन में हमारे पास एक स्टेट एक्स्ट्रा थी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपकी करंट स्टेट 2 के बजाय 3 बिट की हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी 2 के बजाय 3 बिट की हो जाएगी तो फिर ये 3 बिट आपकी इधर से आएंगी और एक इनपुट आएगी, तो टोटल 4 बिट होनी चाहिए। 4 बिट होंगी तो उसके हिसाब से आपके कॉम्बिनेशन बेसिकली तो 16 बनते हैं, लेकिन हम सारे कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी आखिरी स्टेट कौन सी है, 100। सो 100 वाले जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, उसके बाद आप वापस 00 पे चले जाते हैं, इसलिए ये पूरी 16 की आपने मेमोरी नहीं दिखाई हुई, ठीक। अदरवाइज क्योंकि 4 बिट है तो जो मेमोरी है आपकी वो अब तो 16 बिट जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। सो जब आपको नहीं चाहिए तो फिर आप बाकी की बनाते भी नहीं है। इफ यू आर श्योर कि मुझे जिंदगी में कभी नहीं चाहिए होगी, तो आप फिर उधर तक की मेमोरी
यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरली, क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम बनाने का मकसद ये होता है कि कल को आप उसको चेंज भी कर सकें, ठीक है। इस स्टेट में तो वैसे अमूमन इतनी ज्यादा हम चेंज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे कैसे कर, लेकिन क्योंकि हम उसको फ्यूचर में चेंज भी करना चाहते हैं, तो हम जनरली अगर आपकी 4 इनपुट आ रही हैं तो हम इसको 16 बिट का ही बना देंगे, 16 डेप्थ का बना देंगे, ठीक है, ताकि कल को आप इनके मजीद कम्बिनेशन भी चला सकते। कल को स्टेट चेंज होती है तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर में चेंज करनी। ये वाली चेंज जो है ये क्या है, ये आपने सिर्फ इस जगह पर जो वैल्यूज लिखवानी है वो चेंज करनी है, ठीक। तो वो आप चेंज कर देंगे तो आपका पूरा जो जिस तरीके से कंट्रोलर चल रहा था वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये उसी तरह है कि आपके 000 पर 0 आया तो उसी पर रहो, 000 पर 1 आया तो इधर चले जाओ, ठीक है। और दूसरा इसमें फर्क क्या है कि आपकी आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली। तो हमने इस जगह पर आउटपुट नहीं बनाई। मूर मशीन है ना, मूर मशीन में क्या होता है कि आपकी आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली। तो ये वाली जो आपकी प्रोग्राम मेमोरी बनी, इसने सिर्फ नेक्स्ट स्टेट डिटरमिन की, ठीक है। और उस स्टेट की बेस पे क्योंकि आउटपुट बननी है तो इसके आगे आप एक और मेमोरी लगा दें, ठीक है, कि अगर आपकी करंट स्टेट चल रही है 0-0 तो क्या आउटपुट होनी है, 0-0-1 चल रही है तो क्या आउटपुट होनी है, 0-1-0 चल रही है तो क्या आउटपुट होनी है। तो ये आपने उसके आगे आउटपुट फॉर्मिंग लॉजिक के लिए एक और मेमोरी लगा दी, ठीक है। तो ये अगर आप मूर बनाएंगे तो फिर आपके पास ये जो पहले इकट्ठी एक मेमोरी बन रही थी, ये आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये चल रही होगी करंट स्टेट पे, ये चल रही होगी करंट स्टेट एंड इनपुट के ऊपर, ठीक है। तो इनका साइज जरूरी नहीं है बराबर हो, क्योंकि स्टेट आपकी अगर 3 बिट किया तो ये 7 आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टेट और इनपुट मिलाकर आपके पास 4 बिट बन जाती है तो ये आपको 16 चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये मेमोरी थोड़ी बड़ी होगी, ये मेमोरी थोड़ी सी उससे छोटी बन जाएगी, ठीक है। ओके, सो FIFO वाली एग्जांपल को हम छोड़ देते हैं। ओके, अच्छा, इट टर्न्ड आउट के ना बहुत सारी जो कंट्रोलर्स होते हैं ना वो काउंटर बेस कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने ये पिछली से पिछली क्लास में प्रॉब्लम पढ़ा था, ये शायद पिछली में ही पढ़ा था, बिट सीरियल एडर, ठीक है, कि आप एक फुल एडर के थ्रू ही मतलब एक एक करके 2 बिट्स को ऐड किया, उसकी कैरी और अगली 2 बिट्स को ऐड किया, उसकी कैरी और अगली 2 बिट्स को ऐड किया, तो सीरियली आपने पूरे का पूरा कर लिया। अब इसका कंट्रोल सर्किट जो बनना है उसने क्या करना है, उसने बेसिकली ये लोड जनरेट करना है आफ्टर n साइकिल्स, ठीक है, कि अगर आप लेट से 8 बिट का है तो आपने 8 साइकिल गुजारने हैं, 8 साइकिल के बाद आपने इसके अंदर नई वैल्यू लोड कर लेनी है, जो 2 नए नंबर आप ऐड करना चाह रहे हैं, और इसके आउटपुट के अंदर आपने रिजल्ट को लोड कर लेना। तो आपका एक इससे कंट्रोल हो सकता है, सिंपल एक काउंटर से। तो बहुत सारे सर्किट जो है ना वो एक्चुअली आपके काउंटर बेस्ड लॉजिक से कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। सो इसी से नेक्स्ट चीज निकली वो ये थी कि आप ना अभी तो हमने ये किया हुआ था ना कि स्टेट की बेस, स्टेट और इनपुट को एज अ एड्रेस दिया हुआ था प्रोग्राम मेमोरी के। तो एक जो इससे नेक्स्ट वर्जन बना उसमें लोगों ने कहा कि यार व्हाई नॉट हम इधर एक काउंटर लगा दें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सर्किट जो हैं वो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ही कर रहे होते हैं। उसमें आपको ये नहीं चाहिए होता कि यार अगर कि कोई चेंज होगी और उसके हिसाब से मैंने इसको चेंज करना है। तो बहुत सारे सर्किट जो हैं वो एक ही ऑपरेशन बार बार किए जा रहे होते हैं, जिस तरह एडिशन वाला है कि आप काउंट किए जाओ, और इस तरह की और भी काफी सारे सर्किट हो सकते हैं। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट हैव अ काउंटर जो कि काउंट किया जाए और 0 नंबर साइकिल में एक कंट्रोल सिग्नल निकल जाए, 1 नंबर साइकिल में कुछ और कंट्रोल सिग्नल निकल जाए, 2 नंबर साइकिल में कुछ और कंट्रोल सिग्नल निकल जाए, और आपने लेट से 10 साइकिल गुजारने तो 10 के बाद आप इसको रीसेट कर दो तो आप दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से सर्किट को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो यहां से कह लो कि आपका एक दूसरे तरीके से माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें अब आपके पास ये कंट्रोल नहीं है कि आप दरमियान में चेंज कर सको अपना सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस हमेशा ये रहेगा कि 0 के ऊपर एक सिग्नल निकल गया, 1 के ऊपर दूसरा निकल गया, 2 के ऊपर तीसरा निकल गया। बेस्ड ऑन जो आपने कंट्रोल सिग्नल भेजा था, अगर सर्किट ऐसा हो कि वो कोई आपको चेंज कर दे और आप चाह रहे हो कि नहीं पीछे से सीक्वेंस चेंज मैं
बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं चलना चाहता, मैं कभी सीक्वेंस चेंज भी करना चाहता हूं, वो इसके अंदर सपोर्टेड नहीं है। सो नेक्स्ट चीज जो हम अक्सर चाह रहे होते हैं कि अगर हमने काउंट सीक्वेंस को भी कभी चेंज करना हो, ठीक है, तो तब क्या करें, ठीक है। सो उसमें बेसिकली आप ना एक जेनेरिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर बना सकते हो कि आप ना एक इनपुट आउटपुट्स हैं आपकी चीजें, एक आपका कंट्रोलर है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम मेमोरी टाइप की, यानी कि आप इधर से कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोग्राम मेमोरी से क्या आउटपुट आएगी, उससे जो चीजें आ रही हैं वो डेटा बस को आगे कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सर्किट को इस पैराडाइम में देख सकते हैं, जो थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उसको आप इस पैराडाइम में देख सकते हैं कि यार एक हिस्सा मेरा है कंट्रोलर, जो कि कंट्रोल करता है कि प्रोग्राम मेमोरी क्या निकालती है, प्रोग्राम मेमोरी जो चीज निकालती है वो डेटा बस को कंट्रोल कर रही होती है, और डेटा बस उसके बेस पे कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपका एक जेनेरिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर सा बन जाता है। तो इसी बेस पे ना आप इस तरीके से जो आपका जो नॉर्मल एक सिंपलेस्ट प्रोसेसर हम बनाना चाहें तो वो तकरीबन यही काम ही कर रहा होता है। उसमें आप क्या कर रहे होते हो कि आप का एक कंट्रोलर होता है जो प्रोग्राम मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है कि इसने किस एड्रेस से आउटपुट करनी है, ठीक है। सो यहां से कंट्रोल सिग्नल आउटपुट निकलते हैं, वो कंट्रोल सिग्नल्स को हम अमूमन कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में किसी हम लिख लेते हैं, और उससे आप कंट्रोल कर रहे होते हो कि क्या डेटा पाथ के ऊपर ऑपरेशन होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो वो रजिस्टर फाइल से दो रजिस्टर्स को उठाएगी, उनको ऐड करेगी, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रजिस्टर फाइल के किसी और रजिस्टर पर लिखवा देगी। तो ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी इससे ही आपसे निकल रहा है कि यार कि कौन से रजिस्टर्स उठाने हैं, और इसी से निकल रहा है कि किस रजिस्टर के ऊपर लिखवाना है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आई है जिससे आप अमूमन हम इसमें दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, प्रोग्राम मेमोरी कंट्रोल कर रही होती है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और जो डाटा होता है वो अमूमन एक और मेमोरी के अंदर रख के बैठे होते हैं जिसको हम कहते हैं डाटा मेमोरी, ठीक है। सो ये यानी काइंड ऑफ स्टेट मशीन से हम शुरू हुए, उसके आगे हमने कहा कि यार जो उसको हम माइक्रो प्रोग्राम कर सकते हैं कि जो कंट्रोल सिग्नल निकलने हैं वो बजाय स्टेट डायग्राम से हम हार्डवेयर बनाए हैं उसके बजाय प्रोग्रामेबल रख लेते हैं, एक मेमोरी लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि उसके आगे हम एक कोई भी जेनेरिक डाटा पाथ जो बना सकते हैं। इस केस में हमने ये डाटा पाथ जो प्रोसेसर वाला उठा लिया, तो ये एक छोटा सा प्रोसेसर वाला काम होना शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप कई दफा हम चाहते हैं कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन हो, ठीक है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन हो, यानी कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो तो आप एक काम करो, कोई और कंडीशन ट्रू हो तो आप दूसरा काम करो, ठीक है। सो अगर आप जिस तरह जो नॉर्मली हम इफ एल्स में कर रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर इफ समथिंग इज ग्रेटर देन अदर और समथिंग इज लेस देन अदर, तो आप एक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, एल्स आप दूसरा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट। सो अगर हम इस वाले आर्किटेक्चर में ये सपोर्ट करना चाहें कि आप इफ एल्स भी कर सकें, सो इफ एल्स को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि मैं अगर ये चीज सपोर्ट करना चाहता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, या ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो एक ये ए बी कहां पर पड़े होंगे? जब आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो ये रजिस्टर्स में पड़े होंगे, ठीक है। सो मैं R1 माइनस R2 कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो उससे एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट जो आएगा, ये दोनों टूज कॉम्प्लीमेंट में नॉर्मली हम जब नंबर ले रहे होते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में नंबर ले रहे होते हैं। सो मेरे पास ये जो रिजल्ट आया है, अगर तो वो उसकी MSB 0 है तो इसका क्या मतलब है कि ये नंबर पॉजिटिव है। अगर 1 है तो इसका मतलब, अच्छा 0 है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है या 0 है, ठीक है। 0 भी हो सकता था ना, सारे जीरोस भी हो सकते थे। और अगर 1 है तो इसका मतलब है नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर तो ये पॉजिटिव या 0 आ रहा हो, मतलब अगर ये 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू का चेक तो लगा हुआ है, ठीक है। या लेस देन का चेक लगाना है तो आप कह लो कि अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है R1 इज लेस देन। और 0 का चेक कैसे लग सकता है किसी भी रजिस्टर पे कि ये 0 है या नहीं? थोड़ा सा आपके लॉजिक डिजाइन का हम जान ले लेते हैं।
मैंने चेक करना हो कि ये 0 है या नहीं। जो हो सकता है दरमियान में हो। इस पूरे रजिस्टर को चेक करना है कि ये पूरे का पूरा 0 है कि नहीं। इन सब को आपस में और कर लें। नहीं, मार्क्स क्यों लगाए यार, एक 8 से काम चल रहा है तो हम मार्क्स क्यों लगाए। ठीक है, तो इन सब को आपस में और कर लें। तो और क्या करता है कि कोई एक भी 1 आया तो आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी आउटपुट 0 आ रही है इसका क्या मतलब है कि ये 0 है, और अगर इसकी आउटपुट 1 आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये नॉन 0 है। तो अगर आपने 0 पे चाहते हैं कि अगर 0 हो तो आपके पास 1 आउटपुट है तो आप इसको नॉर कर लें। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर कोई भी 1 हुआ तो और की आउटपुट 1 होगी, नॉर की आउटपुट 0 हो जाएगी, और अगर बिल्कुल सब 0 हुए तो आपकी आउटपुट 1 आ जाएगी। तो ये आप एक फ्लैग बना सकते हैं ना कि आपकी आउटपुट 0 आई या 1 आई। तो आप अमूमन करते क्या है, आप हार्डवेयर में ना इस चीज का फ्लैग बना लेते हैं कि आपका रिजल्ट, ये वाली बिट जो है ना, ये अगर 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव है नंबर, और अगर ये सारे 0s हैं तो इसका मतलब है कि ये 0 है। तो आप 2 फ्लैग बना सकते हैं कि नंबर जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, सो हमारा ALU जो था, जो हमने पीछे ये बनाया था, ये रजिस्टर्स कोई से 2 उठा के उनको ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता था। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि अगर मैंने A लेस देन B कर चेक करना है या A इक्वल टू B चेक करना है, ठीक है, तो मैं A माइनस B करूं, उसका जो रिजल्ट आता है उसका 0 होना या नेगेटिव होना, ये 2 फ्लैग्स के अंदर मैं रख दूं कि नेगेटिव है या ये 0 है। अगर और इन 2 फ्लैग्स की बेस पे मैं फिर आगे अगर मैं ये इफ चेक करना चाह रहा हूं कि इफ A इज लेस देन B तो एक काम करूं, ग्रेटर देन B तो दूसरा। ऑब्वियसली पॉजिटिव भी मैं इसकी बेस पे चेक कर सकता हूं कि अगर ये 0 नहीं है, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव भी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव का फ्लैग भी इससे निकल सकता है। ठीक है, ओके, तो यहां तक चीज समझ आ रही है। तो कहने का जब आप हार्डवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं तो यू ट्राई टू सेव थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। ऑब्वियसली वी कुड हैव यूज्ड अ कंपैरेटर हियर। ठीक है, अगर हम चाहते तो हम माइनस करने के बजाय कंपैरेटर का हार्डवेयर भी हमने पढ़ा हुआ है, कंपैरेटर बन सकता है कि वो एक एक बिट को चेक करता जाता है कि अच्छा ये MSB से शुरू होता है और LSB तक सारी बिट्स को चेक करता है कि अगर ये 2 बराबर हैं तो अगली चेक करो, बराबर हैं तो अगली चेक करो, इस तरह से चल रहा होता है, तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक हार्डवेयर एग्जिस्ट करता है जो सब्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड इफ यू आर शॉर्ट ऑन रिसोर्सेज तो आप उनको ही रीयूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप कभी भी कंपैरेटर ना लगे, मतलब आप हो सकता है कल को आप फास्ट करना चाहें चीज को तो आप कहें कि मैं ALU की स्टेज तक जाना ही नहीं चाहता, मैं पहले ही डिसीजन लेना चाहता हूं कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो सकता है आप एक कंपैरेटर लगा दें पीछे। ठीक है, सो इट्स बेसिकली अप टू यू, मगर दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि आप माइनस करके उससे निकाल लेंगे चीज ग्रेटर देन लेस देन, ये सारे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं कि R1 माइनस R2 करें, अगर तो रिजल्ट पॉजिटिव है तो जंप कर जाए। ठीक है, तो ये R1 ग्रेटर देन, इफ R1 ग्रेटर देन R2 वाला चेक हो जाएगा। यानी कि मैंने अगर ये चीज करनी थी कि अगर R1 ग्रेटर देन R2 हो तो ये पीस ऑफ कोड चले, अदरवाइज कोई और पीस ऑफ कोड चले। ठीक है, तो इस पीस ऑफ कोड पे कब जंप करना है मैंने, अगर R1 माइनस R2 पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, अगर ना आए तो आप एल्स पे जंप कर जाओगे। ठीक है, इसी तरह इक्वल टू अगर चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर R1 माइनस R2 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए तो इसका मतलब है इस पीस ऑफ कोड पे चले जाओ जो कि इस इफ के अंदर लिखा हुआ था, अदरवाइज एल्स वाले के ऊपर जंप कर जाओ। ठीक है, तो मैं अगर हार्डवेयर में ये सपोर्ट डालना चाह रहा हूं तो आई नीड दीज 2 फ्लैग्स जो कि 0 और पॉजिटिव या 0 और नेगेटिव बता रहे हो। ठीक है, और उसकी बेस पर मैं ये इफ सपोर्ट कर सकता हूं। ठीक है, सो हार्डवेयर में क्या हो सकता है, सो हार्डवेयर में अब थोड़ी सी चेंज हम कर लेते हैं। पहले हम सिंपल एक काउंटर चला रहे थे, मैं ज्यादा आगे चला गया,
सो पहले हम कह रहे थे कि ये एक सिंपल काउंटर चल रहा है, ठीक है, कि जो हर साइकिल में इंक्रीमेंट हो जाता है तो आप नेक्स्ट एड्रेस पे चले जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमने इसको हर साइकिल में इंक्रीमेंट नहीं करना, बल्कि हम देखेंगे कि यार इधर से हम सिलेक्ट कर लें कि इसके अंदर काउंटर को में कुछ भी नहीं ऐड करना, काउंटर को वही रखना है, काउंटर में 1 ऐड करना है या काउंटर में ये ब्रांच एड्रेस लोड करवाना है, ठीक है। सो अगर अब ऑब्वियसली हमें किसी तरह काउंटर को ये बताना है कि अभी हमने आगे क्या करना है, ठीक है। तो अगर मैंने ये कंडीशन सपोर्ट करनी है कि इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 लेट्स से, सो आप पहले कोई इंस्ट्रक्शन चली होगी जो कि ऐड का काम कर रही होगी, यानी कि इधर से कोई इंस्ट्रक्शन निकलेगी जो कि ALU को ऐड का कहेगी, सब्ट्रैक्ट का कहेगी, जो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देगी, सॉरी ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। तो कोई सब्ट्रैक्ट R1 R2, वो भी इसी प्रोग्राम मेमोरी में हमने कंट्रोल सिग्नल इस तरीके से जनरेट किए होंगे कि वो उन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दे। जब वो सब्ट्रैक्ट कर देगी तो उसके रिजल्ट जो है ना वो 0 फ्लैग और नेगेटिव फ्लैग में आ जाएगा, ठीक है। उसकी बेस पे फिर आप कहेंगे अब अगर वो 0 हो, ठीक है, लेट से कि मैंने ये सपोर्ट करना था, ठीक है, कि R1, लेट से मैं पहले सिंपल केस करता हूं, R1 इक्वल टू R2 करना। अगर इनका रिजल्ट R1 माइनस R2 का 0 आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस कोड पे जंप कर जाना चाहिए जो इस शिफ्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम कह रहे हैं कि अगली इंस्ट्रक्शन ये बताएगी कि मैंने 0 वाला फ्लैग चेक करना है या नेगेटिव वाला फ्लैग चेक करना है, ठीक है। तो अगर तो ये मैंने सपोर्ट करनी थी, लेट से ये 0 वाले फ्लैग से आउटपुट आ रही है, ये नेगेटिव वाले फ्लैग से आउटपुट आ रही है। ये फ्लैग आपका डेटा पाथ पे सेट हुआ है, क्योंकि पिछली सब्ट्रैक्शन का जो भी रिजल्ट आया था उसकी बेस पे ये दोनों फ्लैग सेट हुए थे। तो अब आपने क्या किया, आपने अगली इंस्ट्रक्शन में कह दिया कि यार 0 वाला फ्लैग चेक करो, ठीक है। अगर तो वो 0 वाला फ्लैग 0 हुआ, 1 हुआ, लेट्स से कि 0, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इसको ब्रांच एड्रेस लोड कर दो, ठीक है। अदरवाइज सिंपल काउंटर अपनी जगह पर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये अब आपने छोटी सी चेंज की जिसकी बेस पे आपके पास मतलब ये अगर 0 आया तो ये उसी तरह लोड चलता रहेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपके पास ब्रांच एड्रेस लोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही है। ये एक छोटी सी हमने चेंज की इसके अंदर। उसके बाद बेसिकली हमारे पास इफ एल्स की सपोर्ट आ गई इसके अंदर, कि आपने अगर इफ एक कंडीशन ट्रू है तो उस वाले फ्लैग की बेस पे आप इधर आ जाएंगे। लेकिन वो अभी कंडीशन 2 ही हमने सपोर्ट की, एक ये कि A इज ग्रेटर देन B और एक ये कि A इज इक्वल, बल्कि अगर आप नेगेटिव वाला फ्लैग ले रहे थे तो आपने A लेस देन B और A इक्वल टू B सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और वो उसके लिए फिर आपको इस जगह पर ये चेंज करनी पड़ेगी कि आप ये वाली कुछ एक्स्ट्रा बिट्स डालनी पड़ी जो कि सिलेक्ट कर रही होंगी कि इधर से इसका ब्रांच एड्रेस का लोड इनेबल करना है या नहीं करना, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो नॉर्मली ये ALU के सिग्नल दे रहा होगा, लेकिन जब इस टाइप की इंस्ट्रक्शन आएगी जिसमें लोड इधर से 1 हुआ होगा तो जो भी लास्ट सब्ट्रैक्शन हुई थी और उससे जो भी फ्लैग सेट हुए थे उनकी बेस पे आप या तो ब्रांच एड्रेस लोड कर लेंगे, अगर वो कंपैरिजन 0 आया तो आप सीधा चलते रहेंगे, ठीक है। यानी इफ पे नहीं जाएंगे बल्कि एल्स पे जो भी चीज चल रही है वो नॉर्मल चलती रहेगी, ठीक, ओके। सो ये अब हमारा जो सिलेक्ट है ना वो फिर 4 चीजें बन जाती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 0 के केस में हमने कहा है कि ये 0 है, इसका मतलब है अगर ये 0 है तो इसका मतलब है काउंटर में कोई हमने ब्रांच एड्रेस लोड नहीं करना बल्कि काउंटर नॉर्मल चलता जा रहा है। जब ये 1 होगा इसका मतलब है कि कोई कंडीशन नहीं चेक करनी, सिंपल ब्रांच एड्रेस लोड करना, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कुछ हुआ तो इसका मतलब है कि आप कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसकी क्या जरूरत है कि कोई भी कंडीशन नहीं चेक करनी, बस लोड कर लो ब्रांच एड्रेस। ये भी प्रोग्रामिंग में बाज़ जगहों पे चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि इफ
R1 इज ग्रेटर देन R2 तो ये पीस ऑफ कोड चले, एल्स ये पीस ऑफ कोड चले। ठीक है, तो आप जब इधर पहुंचेंगे, आपने लेट से ये कंडीशन ट्रू हुई और आपने ये वाला पीस ऑफ कोड चला दिया। ठीक है, जब आप इधर पहुंचेंगे तो अब आपने इस वाले हिस्से को टापना है ना, ये वाला तो नहीं एग्जीक्यूट करना, इस पे आपने कोई कंडीशन नहीं लगानी, आपने कहना है मैं यहां से जंप करके एंड पे आना चाहिए। तो उस केस में आप कहेंगे कि बस इसको अनकंडीशनली ब्रांच करवा दो इतना आगे। ठीक है, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सके। ठीक, यहां तक चीज समझ आ रही है? सो ये जो 1 है ना, इसका मतलब है अनकंडीशनल जंप, कि आप हमेशा ही ब्रांच करो। 0 का मतलब है कि आप ब्रांच ना करो, नॉर्मल ऐड करते जाओ। 0 1 का मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन 0 ट्रू है तो करो, 1 0 का मतलब है कंडीशन 1। और ये अब हमारी मर्जी है, ये 0 से टाई कर दें, ये नेगेटिव से टाई कर दें, किससे टाई करना चाहते हैं। ठीक, ओके। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जो आपका काउंटर है ना, वो अभी तो हमने काउंटर लिखा हुआ था, लेकिन काउंटर खुद कैसे बनता है? काउंटर खुद इस तरीके से बनता है कि आपने 1 ऐड किए जाने, या आप किसी ब्रांच एड्रेस पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, काउंटर को ना आप ALU बेस बना देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका क्रिटिकल पाथ जो था ना वो काफी लंबा हो जाता है। तो इधर जब आप रजिस्टर करते हैं तो ये फिर यहां से ना ये रजिस्टर्ड हो जाता है पाथ। ठीक है, अगर आप सिंपल एडर लगाते तो वो एक्चुअली उसमें तो लूप ही आ जाना था। ठीक है, ये जो पिछला हमारा पाथ था ना, इसमें अगर आपके काउंटर रजिस्टर नहीं हुआ तो ये आपका मतलब फीडबैक लूप इसमें बन जाता है। तो उसके बजाय आप इसको रजिस्टर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप चला रहे होते हैं कि या तो इसके अंदर 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी ब्रांच करके किसी एड्रेस पे जाना। तो ये बेसिकली वही चीज है, सिर्फ हमने काउंटर को थोड़ा सा खोल के बना दिया है कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर काउंटर एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंडीशन सिलेक्ट हमने की, अगर वो ट्रू है तो आप ये जो ब्रांच एड्रेस है इसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, यहां से जो इंस्ट्रक्शन से ही ब्रांच एड्रेस आ रहा है आपके पास। ठीक, ओके। अच्छा, एक इसमें चीज ये थी कि जो अभी हमने कंडीशंस लगाई थी ना, ये हमने लगाई थी 2 कंडीशंस कि या तो R1 इज ग्रेटर देन R2 या R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, अच्छा, कई तो हो सकता है कि हम ग्रेटर देन के बजाय लेस देन चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम बात करते हैं एक पैरिटी बिट डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, पैरिटी बिट क्या कर रही होती है, ये जो XOR गेट होता है ना, XOR गेट आपको प्रॉब्ली अगर लॉजिक डिजाइन से याद हो कि इसको अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक इनेबल है। ठीक है, अगर मैं इस इनेबल को 0 करूंगा ना, तो जो अगर इधर 0 आ रहा है तो इधर भी 0 चला जाएगा, अगर इधर 1 आ रहा है तो इधर 1 चला जाएगा। ठीक है, सो 0 हुआ तो जो चीज है उसी तरह जाती रहेगी। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो क्या होता है, अगर मैं 0 इनपुट करूंगा तो यहां पर 1 आ जाएगा, अगर मैं 1 इनपुट करूंगा तो यहां पर। सो XOR गेट जो है ना, ये नॉट करने को इनेबल कर रहा होता है कि आप अगर 1 करोगे जो दूसरी इनपुट आ रही है वो नॉट हो जाएगी, अगर 0 करोगे तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, और ये वाली चीज हमने यूज की थी जब हमने एड्रेस सब्ट्रैक्टर बनाया था। जब हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लेना था तो हमने कहा था कि अगर ये वाली साइड 1 कर देंगे तो फ्लिप होकर चला जाएगा पूरा नंबर। ठीक, अच्छा, सो यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर हम ये करना चाह रहे हैं कि R1 ग्रेटर देन 0 चेक करना है या लेस देन इक्वल टू 0 चेक करना है। अगर मैं कहूं कि R1 लेस देन R2, इसके लिए मैं ये चेक कर सकता हूं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट नेगेटिव आ गया। तो अगर नेगेटिव वाला फ्लैग सेट था तो इसका मतलब है R1 इज लेस देन R2। अगर मैंने R1 ग्रेटर देन इक्वल टू R2 चेक करना है, ये इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन है। इसका मतलब है कि वही वाला फ्लैग अगर 0 आ गया तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक ही फ्लैग बना दें। ठीक है, वो जो नेगेटिव वाला फ्लैग था, और अगर उसका ऑपोजिट चेक करना है तो हम इसको
एक्स और से गुजार दे, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन चेक करनी है तो इस बिट को 1 कर दे, ठीक है। ये वाली बिट 1 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो नॉट होके आगे चला जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो ये वाला जो काम करें ना, ये हम रिवर्स करने के लिए इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। कि इस केस में हमने क्या कर दिया है कि अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर एक पैरिटी बिट बना दी है कि अगर ये 1 होगी तो जो भी कंडीशन हम चेक करें असल में उसकी उलट कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो गया कि आपने हार्डवेयर बनाया हुआ था R1 इक्वल टू R2 के लिए, अगर मैंने R1 नॉट इक्वल टू R2 करना था तो आप पैरिटी बिट 1 सेट करके इक्वल टू पे चेक कर लें, ठीक है। तो इक्वल टू वाली कंडीशन ही उठाई, लेकिन क्योंकि पैरिटी बिट 1 सेट हुई थी तो वो ऑटोमेटिकली नॉट होगी। इसी तरह आपने बनाया हुआ था लेस देन का, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना था तो आपने सिंपली पैरिटी बिट सेट कर दी और लेस देन वाले इधर बाकी सिलेक्ट किया। तो लेस देन वाले इधर से कंडीशन चेक हुई, लेकिन पैरिटी बिट की वजह से वो नॉट होगी और वो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक हुई, ठीक। तो ये छोटे से जुगाड़ लगा के हमने इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ओके, सो यहां तक अब आपको समझ आ गया ओवरऑल। तो ये काइंड ऑफ ये ना, हमने जो लॉजिक डिजाइन के आखिरी लेक्चर में एक छोटा सा प्रोसेसर बनाया था ना, ये उससे मिलता जुलता चीज ही बन गई, लेकिन अब हम एक और पैराडाइम से इसके अंदर आए, ठीक है। चीजों को देखने के कई तरीके होते हैं ना। सो एक तरीका ये था कि हमने टारगेट ही ये किया था कि यार मैं एक प्रोसेसर बनाना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे प्रोग्राम मेमोरी होगी, डाटा मेमोरी होगी, रेज फाइल होगी, और उसके साथ उसमें हमने उसका बैकग्राउंड देखा। अभी हम क्योंकि सिस्टम डिजाइन के पर्सपेक्टिव से आ रहे थे तो हमने देखा कि अगर हम स्टेट मशीन को माइक्रो प्रोग्राम कर दें तो उससे क्या होता है, और माइक्रो प्रोग्राम स्टेट मशीन को अगले लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करें तो हम इस किस्म के आर्किटेक्चर्स बना सकते हैं जिसमें कंट्रोलर जो है ना वो आपका ये हम अब उस कंट्रोलर को माइक्रो प्रोग्राम करते जा रहे हैं और इस साइड पे डाटा पाथ। अब ये पूरी डायग्राम है इसकी, इसको भी मैं थोड़ा सा प्रोबेबली जूम कर दूं तो ये अच्छी नजर आ जाए शायद, ठीक है। सो ये वही वाली चीज हमारी बन गई कि प्रोग्राम काउंटर, माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी, इससे जो चीज निकल रही है उसकी बेस पे आप जंप और ब्रांच भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो इससे सिग्नल निकलते हैं वो अगर आपने ब्रांच नहीं करना, जो नॉर्मल सिग्नल है ऐड सबट्रैक्ट वगैरह करना है तो वो डाटा पाथ को जा रही है, और राइट साइड पे हमने अपना डाटा पाथ बना दिया, ठीक है। डाटा पाथ में क्या चीज है, डाटा पाथ में आपकी रेज फाइल है, अगर लेट्स से ऐड सबट्रैक्ट की कोई इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, तो इधर से आपके पास ऐड सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन आएगी, आप 2 रजिस्टर्स को रीड करेंगे, ALU को देंगे, ALU उनको ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी करना चाह रहे हैं वो करेगा, उसका रिजल्ट वापस आप रेज फाइल में लिखवाएंगे, ठीक है, और ये लिखा जाएगा, और उसके साथ ही जो भी रिजल्ट आया था उसकी बेस पे आप 0 और नेगेटिव का फ्लैग भी सेट कर देंगे। और ये वाला जो फ्लैग है ना ये आपका उधर यूज हो रहा है कंडीशन के इनपुट पे, ठीक है, जो हम कह रहे थे ना कंडीशन 0 और कंडीशन 1। तो ये हमारे पास पूरा फिर एक तरह का आर्किटेक्चर बन गया जो एक छोटा सा प्रोसेसर है, ठीक है। जब आप किसका आउटपुट, ये वाला ये वाला कह रहे हो, जब आप कहते हो ना कि ऐड R1 R2 R3, तो इसका मतलब होता है R2 प्लस R3 को कैलकुलेट करो और उसको R1 के अंदर लिखवा दो। तो रेज फाइल से यहां से आप पढ़ोगे R2, यहां से पढ़ोगे, इस सिलेक्ट लाइन में जाएगा 2, इस सिलेक्ट लाइन में जाएगा 3, सो R2 और R3 ऐड हुए, उनका रिजल्ट आया, ये रिजल्ट जाएगा, इसको हमने कहां पर लिखवाना है R1 पे, सो इस जगह पर आपके पास जाएगा 1, और उसकी वजह से ये R1 पे जाकर हम इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट काइंड ऑफ एक मिनट, इसका रिजल्ट कहां पर दिखाया हुआ है, इसका रिजल्ट वैसे इधर दिखाया ही नहीं हुआ, रिजल्ट एक्चुअली ब्रॉडकास्ट होगा सारे रजिस्टर्स को, और ये जो चीज आ रही है ना ये एक्चुअली ये आपका जो इनेबल है ना उसको सिलेक्ट कर रही होगी, यानी कि यहां पर सिंपल 1 आ रहा होगा, राइट इनेबल क्या लिखवाना है या नहीं लिखवाना, ठीक है। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन इस टाइप की है जो कि रजिस्टर पर लिखवाती है तो आप इसको इनेबल करेंगे, ये आपका एक कंट्रोल सिग्नल है बेसिकली,
ठीक है, इनेबल का, कि वो जो आपकी इंस्ट्रक्शन बेसिकली माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी से आना चाहिए कि लिखवाना है या नहीं लिखवाना, ठीक। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी। अच्छा, ओके, काफी है नहीं अभी 10-1 मिनट है, मतलब ये बस खत्म होने वाला है, ठीक है। सो ये जो माइक्रो प्रोग्राम्ड आर्किटेक्चर है ना, आपको लेट से कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आप लेट से अपना एसिक बनाने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपनी आईसी बनाने जा रहे हैं, तो वहां पर फिर आपके पास एक ऑप्शन होगी कि क्या मैं, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क, अगर तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है फिर आप मोस्ट प्रॉब्ली उसको स्टेट मशीन से बनाने के बजाय उसका माइक्रो प्रोग्राम्ड आर्किटेक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमने एक सिंपल सा आर्किटेक्चर बना दिया ना। माइक्रो प्रोग्राम आर्किटेक्चर बनाने में जब आप थोड़ा सा तेज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इस तक पहुंचना कि कौन सा आर्किटेक्चर होगा जो हमारे स्पेसिफिक टास्क को तेज से तेज चला सके, ये फिर थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है। मतलब आपने इसमें सोचना होता है कि यार जो एक्चुअल एल्गोरिदम था उसमें क्या क्या काम हो रहे थे, ठीक है, उन कामों को आप उसका एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से आप कहते हैं मे बी आप इधर हमने ALU, ये जेनेरिक आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो ALU है वो ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप जो काम करना चाहें उसमें कोई आप स्पेसिफिक अपना कोई कस्टम ऑपरेशन इसके अंदर डालना चाहिए, ठीक है, कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कोई और ऑपरेशन चाहिए हो कि 2 नंबर्स के साथ कुछ और जंगल आप करके कुछ निकालना है, ठीक है। तो जब आप अपना प्रोसेसर बना रहे होते हैं तब आपके पास ये अपना माइक्रो प्रोग्राम आर्किटेक्चर होता है, तो आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम की स्पेसिफिक जो एक्सेलरेशन हो सकती है ना हार्डवेयर में, वो आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है चीज का कि आपको वाकई अगर जनरल पर्पस प्रोसेसर ही चाहिए था काम करने, जिस तरह अब जो नए आर्किटेक्चर्स हैं, जो जिस तरह आप ज़ेबो यूज कर रहे हैं बोर्ड जिसमें जिंक प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर ये वाला एक जेनेरिक पार्ट ऑलरेडी आर्म के प्रोसेसर की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो आर्म का प्रोसेसर क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, उसकी माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी को आप खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं। एक्चुअली ये जनरल पर्पस प्रोसेसर है, आप प्रोग्राम मेमोरी में ही प्रोग्राम लिखवा सकते हैं, ठीक है। सो आपको सी में कोड लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ये वाला काम आपके लिए पूरा का पूरा टूल ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। जब आप अपना एसिक बना रहे होंगे तो यू विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर फॉर योर डिजाइन, ठीक है। उसके लिए फिर आपको टूल्स बनाने पड़ेंगे जो कि, क्योंकि इसके प्रोग्राम मेमोरी में जो कोड लिखा जाएगा वो तो इसकी असेंबली में लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि वो उसके मशीन कोड में लिखा जाएगा, तो आपको असेंबलर बनाना पड़ेगा जो असेंबली से मशीन कोड में चेंज करे। फिर आपको एक कंपाइलर बनाना पड़ेगा जो कि सी से असेंबली जनरेट कर सके, ठीक है। सो जनरली जो ऐसी कंपनियां होती है ना जो अपने एसिक्स किसी स्पेशल कामों के लिए बना रही होती है, फिर वो ऐसे टूल्स बनाती हैं, जिस तरह TI के DSPs है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एक कंपनी है जिसके प्रोसेसर यूज होते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स के तौर पर, ठीक है। तो अब उनका अपना एक टूल सेट है, आपने DSP के कोर्स की लैब्स में शायद किया हो, TI का DSP यूज किया हो, तो उसके लिए आपने कोड कंपोजर स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। सो कोड कंपोजर स्टूडियो उन्होंने अपना, उसी कंपनी ने एक टूल सेट बना के दिया कि आप सी में कोड लिखो तो वो उस स्पेसिफिक प्रोसेसर की उससे असेंबली जनरेट कर देगा, उसका मशीन कोड जनरेट कर देगा जो आप उसके ऊपर चला सकते हैं, ठीक है। जब मेरी फर्स्ट जॉब थी तो वो कंपनी एक बना रही थी एसिक जिसके अंदर 40 प्रोसेसर्स थे एक एसिक के ऊपर, ठीक है। वो कंपनी खत्म हो गई, अल्लाह को यही मंजूर था, तो लेकिन क्योंकि उस वक्त मार्केट को सलाम पाया और काइंड ऑफ चीजें उस तरह नहीं चल सकी, उसको शुरू में कोई 15-16 मिलियन डॉलर की फंडिंग थी एंड एवरीथिंग, जो और वो एक VoIP का सोल्यूशन बनाना चाह रही थी। VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर IP,
आजकल तो यूबिक्यूटस हो गया है कि आप व्हाट्सएप पे कॉल मिला देते हैं तो वो खुद ही आईपी के ऊपर चली जाती है। वो ये मैं बात कर रहा हूँ 2001-2 की, ठीक है। सो उस वक्त काइंड ऑफ ये नेट और ये चीज़ें काफ़ी पीछे थी, तो वो थोड़ा सा आगे की एक सोल्यूशन बनाए। उसमें जब आप वीओआईपी करते हैं तो उसमें दो तीन किस्म के टास्क होते हैं, ठीक है। सो उसमें से एक काम होता है टोन डिटेक्शन। जब आप टेलीफोन उठाते हैं ना तो टू की एक आवाज आ रही होती है, ठीक है। फिर आप जब डिजिट्स पे लाते हैं तो हर एक की अपनी अपनी एक टून होती है। आप अगर उस टून को डिटेक्ट कर लेना तो वो एक्चुअली उसको हम कहते हैं DTMF, डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी, कि जब एक की दबाते हैं ना तो एक्चुअली दो साइनोसॉइड्स जनरेट होती हैं जिनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, कोई और दबाएंगे तो कोई और होगी। तो अब फॉर एग्जांपल जो हम बना रहे थे उसमें 3 डिफरेंट तरह के प्रोसेसर थे। एक वाज डेडिकेटेड फॉर DTMF, कि जो डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन करनी है ना, कि अगर कोई फोन उठाएगा और वो वॉइस ओवर आईपी कॉल मिलानी है उसने, तो वो जो बटन प्रेस करेगा तो उससे उसकी टोन डिटेक्शन करने के लिए एक प्रोसेसर डिजाइन किया था। तो दैट वाज काइंड ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड आर्किटेक्चर। लेकिन वो जब आपने बनाना होगा तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए आपने एल्गोरिदम देखे कि टोन डिटेक्शन के लिए या DTMF डिटेक्शन का एल्गोरिदम आप पहले लिखेंगे मैटलैब में, उसको टेस्ट करेंगे। वो जब ठीक चल जाएगा तो उसके बाद आप कहेंगे कि अच्छा ये मेरा एल्गोरिदम है, इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। उन कामों के हिसाब से आप ALU में सपोर्ट डालेंगे। उन कामों के हिसाब से आप डिजाइन करेंगे कंट्रोलर में क्या क्या कंडीशन सपोर्ट करने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वाला काम फिर ना मतलब ऐसे 3 प्रोसेसर पर बनाए। एक इसके लिए एक और होती है एको कैंसिलेशन। एको कैंसिलेशन ये होती है कि जब आप इधर से बोलते हैं दूसरी तरफ से आपकी सर्किट से एको भी वापस आ रही होती है, तो उसको कैंसिल आउट करना होता है। उसके लिए एक प्रोसेसर था। एक स्पीच कंप्रेशन के लिए था, मतलब जब आप नेटवर्क पे भेजेंगे तो तब आपकी एक्चुअल स्पीच काफी ज्यादा होती है। अगर मैं सारे सैंपल्स भेज दूं तो यू कैन कंप्रेस इट डाउन टू अ वेरी शॉर्ट साइज, ठीक है, छोटा कर सकते हैं। तो स्पीच कंप्रेशन के फिर अपने उनको कोडेक्स कहते हैं, ठीक है, कि जो कि इनकोडर डिकोडर होते हैं जो कंप्रेस और डीकंप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके अलग-अलग प्रोसेसर थे। सो कहने का मतलब है कि वो तकरीबन 100-150 बंदों की टीम थी ओवरऑल, ठीक है, जिसमें से एक पूरा टूल ग्रुप था जो कि सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर बना रहा था। एक हार्डवेयर डिजाइन ग्रुप था जो कि सिर्फ उस सारे एल्गोरिदम्स को देखकर उनके मतलब डिफरेंट सब ग्रुप्स थे। किसी ने LEC पे काम किया, लाइन एको कैंसिलेशन पे, किसी ने DTMF पे, किसी ने मतलब इस पूरी कहानी बताने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकली जब आपने ये काम करना होता है तो इसमें आपको ठीक सा दिमाग लगा के आप करते हैं। लेकिन इन दी एंड आप एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है कि आपने एल्गोरिदम का प्रोफाइलिंग की कि उसके अंदर क्या क्या काम है, कितने कितने हो रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर यू कम अप विद अ जेनेरिक आर्किटेक्चर और फिर उस पर आ जाते हैं, ठीक है। कई केसेस में आपके लिए एक स्पेसिफिक स्टेट मशीन ही काफी होती है, आपको जेनेरिक आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है तो फिर जनरली इट्स बेटर कि आप एक आर्किटेक्चर डिवाइस कर लें। ये आज से क्योंकि 15 साल पुरानी बात में कह रहा हूं, आजकल के दौर में आप जो शायद इधर की इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे तो आप अनलेस कि कोई बाहर जॉब करता है तो वो प्रॉब्ली शायद एसिक वाली किसी कंपनी में चला जाए। इधर एसिक वाला काम काफी कम हो रहा है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि कोई गिनी चुनी कंपनियां होंगी जो बाहर से ही आउटसोर्स काम पकड़ी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एसिक नहीं बनते तकरीबन, समझे, ठीक है। सो आप बाहर से ही बनवा रहे हो तो आप ज्यादा FPGAs पे कर रहे होगे, ठीक है। सो ये वाला काम जो है आप काफी हद तक फिर आप जो कर रहे होगे ना उसमें आपके पास आपको ये डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, बना बनाया एक प्रोसेसर अवेलेबल है, उस पर कुछ हिस्सा आप C में चलाओ और उसमें जो आपने अपने स्पेसिफिक काम करना है ना वो FPGA वाले फैब्रिक पे कर लो, ठीक है। यानी कि आपके 2 हिस्से हो गए चिप के अंदर। एक पार्ट है प्रोग्रामेबल, यानी जिसकी लॉजिक आप खुद बना रहे हैं, एक है आपका प्रोसेसर जिसके ऊपर आप C कोड चला सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये वाले जो माइक्रो प्रोग्राम आर्किटेक्चर जरा खत्म हो जाए तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि हम इस पैराडाइम को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आजकल की पैराडाइम में ये वाला काम किस तरीके से होगा, ठीक है। बाय द वे ये जो बुक है जो मैं कंपनी की बात कर रहा था, वो जिन्होंने बुक लिखी है डॉक्टर शुएब ने, वो मतलब ही वाज हेडिंग द कंपनी, और ये काफी सारी चीजें जो बुक में एग्जांपल्स में आ रही हैं वो फिर
कुछ उस जमाने के प्रोसेसर डिजाइन और उन चीज़ों से भी निकल रही होती। ठीक, तो मैं उस वक्त बचा सा था बिल्कुल आपकी तरह का, और पहली जॉब की थी तो। और मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली ये था कि वो जो 40 प्रोसेसर थे ना, उनके कंट्रोलर एक और छोटा सा प्रोसेसर था, तो उसके ऊपर हमने काम किया था। वो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। वो छोटा था इसलिए कि उसने कंट्रोल करना था, बट उसके प्रोसेसिंग उसकी इतनी ज़्यादा नहीं। ओके, सो आज हम इधर रुकते हैं, वैसे भी 5 मिनट रहते तो हैं। सो इसको रोक दें ताकि मैं फिर आपकी क्लास ले सकूं उसके बाद ऑनलाइन ना।